हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हुए सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे एक क्विक रिवीजन की ओर को, जिससे कि जैसे कि आपका लगातार क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं, हिंदी प्रवक्ता विशेष के अभ्यर्थियों तक ये खास तौर पर हमारी क्लासेस लगातार पहुँच रही हैं। इससे पहले मैम के द्वारा लगातार 2 क्लासेस कराई जा चुकी हैं इस पर आधारित। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्विक रिवीजन के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्लासेज आपको लगातार आपके एग्ज़ाम तक देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इतने आसान से पेमेंट में हमारी लगातार क्लासेस मिल रही हैं। तो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है दोस्तों, वह है आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है। अगला है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी कहानी की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने कहा था कि उत्तर अपभ्रंश जो है पुरानी कहानी है, पुरानी हिंदी कही है, किसने कही है? ये कही गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ जो स्वीकार किया है वो किया है 693 ईस्वी में। कब किया है? 693 ईस्वी में। अगला है, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता। तो ये राहुल सांकृत्यायन का लेखन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो दोस्तों, ये हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता जो छपी थी, ये गंगा पत्रिका के अंतर्गत छपी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो हिंदी साहित्य नामक जो इतिहास ग्रंथ है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक जो इतिहास ग्रंथ है उसका संपादन किया था, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है दोस्तों उत्तरी भारत की संत, ये इस परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक जो ग्रंथ लिखा है वो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? यह है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखी गई है दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के का लेखन का कार्य इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में जो कथन लिखा गया है कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, तो ये कौन सा है दोस्तों? डॉक्टर सुमन राजे ने। किसका है? सुमन राजे ने कहा है ये कथन जो है। अगला है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर राम खेलावन पांडे। कौन है? राम खेलावन पांडे। डॉक्टर राम खेलावन पांडे दोस्तों हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी किसके रचयिता कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1934 में लिखा था, इसके रचयिता हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है?
तो इतिहास जो है शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। ये शुक्ल जी से संबंधित कथन किसका है? यह है दोस्तों जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र ने लिखा है दोस्तों, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। ठीक है, तो इनका कहना है कि शुक्ल जी ने इतिहास को जुटाया है जबकि जगाया नहीं है। तो ये इनका कथन है जैनेन्द्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है, यह किसका कथन है? तो आदिकाल जो है समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है दोस्तों कि आदिकाल जो है समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है। डॉक्टर नगेंद्र का यह मानना है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है दोस्तों, कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? वह हैं दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा है, कौन से इतिहासकार ने कहा है? वो हैं जो है रामशंकर शुक्ल। ठीक है, रामशंकर शुक्ल ने कहा है आदिकाल को बाल्यावस्था इन्होंने कहा है। ये एक इतिहासकार हैं रमाशंकर शुक्ल। अगला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है दोस्तों, वो की है संवत 750 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक का समय इन्होंने आदिकाल का समय निर्धारित किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों टोटल 4 काल में। कितने कालों में? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को टोटल 4 कालों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर जो काव्य के टोटल भेद हैं दोस्तों, वो कितने हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिद्ध साहित्य के संपादन का जो कार्य सबसे पहले किया था दोस्तों, वो किसने किया था? वो किया था वेंडल ने। किसने किया था? वेंडल ने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, नाद वो बिंदु न रवि न शशि, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि का है? तो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि का है? दोस्तों ये है सरहपा का। अगला है, का आ तरुवर पंचविडाल चंचल चिये पैठो काल। ठीक है, तो ये जो है किसका है? ये पंक्ति के लेखक कौन है? ये है दोस्तों लुइपा। लुइपा ने लिखा है दोस्तों, का आ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल। ये पंक्ति के लेखक हैं लुइपा। लुइपा ने ये जो है पंक्तियाँ लिखी हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? तो आदिकाल में जो बालनाथ किसे कहा गया है? ये कहा गया है जालंधर नाथ को। दोस्तों ये हमारी क्विक रिवीजन की क्लास है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये क्लास लगातार आपको मिलने वाली है क्विक रिवीजन के अंतर्गत, तो आप इनको बिल्कुल स्पीड के साथ सुनिए और साथ ही जो आपको नई चीज़ें लग रही हैं उनको नोट्स बनाते रहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बालनाथ किसे कहा गया आदिकाल में? जालंधर नाथ को कहा गया था। अगला प्रश्न है, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, यह कथन किसका है? तो जो स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने कहा था? ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा था।
अगला है शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है। तो शुक्ल जी ने जो पुरानी हिंदी को नाम दिया है दोस्तों, क्या दिया है, वो प्राकृताभास हिंदी के नाम से इसको जाना जाता है, शुक्ल जी के अनुसार पुरानी हिंदी को। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है। तो ऐसी भाषा जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों का मिक्स होता है, तो ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, ऐसी भाषा को डिंगल कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, डिंगल भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल को विभक्त किया है दोस्तों, टोटल 4 भागों में बांटा है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा क्या कहलाती है। देखो, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रण जो है डिंगल कहलाता है, और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है पिंगल भाषा। क्या कहलाता है, पिंगल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है। तो खालिक बारी की रचना किस भाषा में हुई है, ये हुई है दोस्तों फारसी भाषा में। अगला प्रश्न, नागपंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो नागपंथ का प्रवर्तन जो किया था वो किया था गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने किया था दोस्तों नागपंथ का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो हैं दोस्तों ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है। तो विद्यापति की जो पदावली है दोस्तों, उसमें कौन सा रस की प्रधानता है, वह है सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता। अगला प्रश्न है, चारण काव्य की भाषा कौन सी है। जो चारण काव्य है दोस्तों, इसकी भाषा कौन सी है। तो चारण काव्य की भाषा दोस्तों डिंगल है, यानी कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, जिसको डिंगल कहते हैं। तो चारण काव्य में भी इन्हीं का मिश्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो जो चारण साहित्य है वो किस साहित्य का दूसरा नाम है, यह है दोस्तों रासो साहित्य का। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र नाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम था। तो सत्येंद्र नाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम था, ये था पिपलीस देव। क्या था, पिपलीस देव था दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, परमाल रासों का रचयिता जो महोवा के राजा परमार्थ देव का आश्रय था, कौन है। तो परमाल रासु का रचयिता कौन है दोस्तों, वह है जगनिक। जगनिक दोस्तों परमाल रासु के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य है, ये ग्रंथ कौन सा है। तो यह है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। तो रासो ग्रंथ की परंपरा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। अगला है, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय कहाँ है। तो इनका जो समय है दोस्तों 1933 ईस्वी रहा है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय 633। क्या है, 633। अगला है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं। तो आदिकाल में जो सबसे मनोरंजन करता कवि रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, वह हैं दोस्तों खुसरो, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है। तो नारियों के प्रति जो संवेदना है या उनके उपेक्षा का भाव साहित्य में कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है नाथ साहित्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो स्वयंभू की जो कृति है दोस्तों, वो इसमें रामचंद्र जी के बारे में बात हुई है, वो कथा वर्णित है, वो है पयुमचर्यु। पयुमचर्यु ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको मैंने बार बार बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासु की विरहणी या नायिका कौन है। तो विशलदेव रासु की जो विरहणी नायिका हैं वह हैं राजमती। कौन है दोस्तों, राजमती हैं, ये विशलदेव रासु की विरहणी नायिका रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वीं सदी में
राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखते हैं। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये माना है दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्विक रिवीजन की क्लास है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो हिंदी के लिए मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत आपको क्लासेज इसी प्रकार से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।